जय हिंद बच्चों। आज हम सब इतिहास के एक नए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। इस विषय वस्तु या टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता, जिसका दूसरा नाम आर्य सभ्यता भी। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लगभग 250 वर्ष बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के 250 वर्ष बाद, जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी क्षेत्र में एक नई सभ्यता का, एक नई परंपरा का विकास हुआ। उस नई परंपरा या सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आप सबके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता होगा कि सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई, उसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसे वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में वेदों की रचना हुई थी। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चूंकि चारों वेद की रचना सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई और जिस काल में हुई, जिस पीरियड में हुई, उसी को हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। दूसरा प्रश्न हो सकता है इसका नाम आर्य सभ्यता क्यों है? तो इसे हम आर्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता में जो निवास करने वाले लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो बसाने वाले थे, वह आर्य प्रजाति के लोग थे। तो चूंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यार कौन थे, कहां से आए थे? तो आपको बता दें, आर्य जिसका मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य एक भाषा, परिवार, समूह को सूचित करने वाली इकाई है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह मध्य एशिया, यह सर्वमान्य मत है। लेकिन आर्यों के निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग विचार दिया है। जैसे डॉक्टर राजबली पांडे की अगर हम बात माने तो डॉक्टर राजबली पांडे ने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य देश था। दूसरा विचार दयानंद सरस्वती का ले तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का निवास स्थान तिब्बत था। तीसरी बात करें मैक्स मुलर और रीड का, तो मैक्स मुलर और रीड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था, जो सर्वमान्य विचार है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के मूल निवास स्थान को उत्तरी ध्रुव को माना है। अब प्रश्न है कि आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो मैं पहले ही बोला हूं कि आर्य सभ्यता का विकास भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में ही कुछ प्रजाति आए, वह प्रजाति आर्य थी और एक सभ्यता का विकास कर दिया, उसी को आर्य सभ्यता कहते हैं। मतलब आर्य भारत में आए ईरान से, फारस से, लेकिन भारत में आए तो सबसे पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे। सप्त सैंधव का मतलब क्या होता है? तो सिंधु और उसके जो सहायक नदी हैं, उसके इर्द गिर्द के भूभाग को, क्षेत्र को हम सप्त सैंधव के नाम से जानते हैं। तो पहले सप्त सैंधव क्षेत्र में आए, संख्या बढ़ गई, फिर सप्त सैंधव क्षेत्र से थोड़ा आगे बढ़े तो आर्यों ने जो दूसरा पड़ाव अपना डाला, उसका नाम हुआ था ब्रह्मावर्त, माने कुरुक्षेत्र के आसपास। कुरुक्षेत्र जो वर्तमान समय में हरियाणा में पड़ता है, तो कुरुक्षेत्र के आसपास आर्य अपना दूसरा डेरा डाला और उसका नाम रखा ब्रह्मवर्त। कुरुक्षेत्र से निकलकर
आर्य गंगा यमुना के दोआब में आ गए, और गंगा यमुना के दोआब में आए और आर्य वहां बसे, तो इस क्षेत्र का नाम रखा आर्यों ने ब्रह्मर्षि देश। गंगा यमुना के दोआब से निकलकर आर्य चौथा पड़ाव हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच में डाला। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र का नाम आर्यों ने मध्य देश रखा। आपको बता दें, इन सभी क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से हम आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है, ये जो ऋग वैदिक सभ्यता थी, ये जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक सभ्यता को या आर्य सभ्यता को का समय क्या था? तो आर्य सभ्यता का समय था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। मतलब वैदिक सभ्यता जिसके निर्माता आर्य थे, यह सभ्यता या इस सभ्यता का विकास 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, और 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, और 600 ईसा पूर्व आते आते इस सभ्यता का पतन हो गया, या इस सभ्यता की जगह एक नई परंपरा का विकास हुआ, या इस सभ्यता ने अपना स्वरूप ही बदल लिया। मतलब वैदिक सभ्यता लगभग 900 वर्षों तक रहा, उसके बाद इसका स्वरूप बदल गया। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से या वेदों की रचना के दृष्टिकोण से, चूंकि वैदिक सभ्यता नाम पड़ा क्योंकि वेद की रचना हुई। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदों की रचना के आधार पर, रचना के दृष्टिकोण से या अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से वैदिक सभ्यता को हम 2 वर्गों में, 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल, इसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। मतलब ऋग्वैदिक काल का ही दूसरा नाम है पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब है ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। मतलब उत्तर ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। तो आज हम लोग पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जान ले। ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग केवल राजनीतिक, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के आर्यों की राजनीतिक अवस्था पर, स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करें तो आपको बता दें, ऋग्वैदिक जो समाज था वह कबीलाई समाज था। समाज झुंड में, कबीला में रहते थे लोग, समूह में रहते थे, उसी समूह को या झुंड को कबीला कहते थे। और ऋग्वेद में कुल 5 कबीलों के बारे में, 5 श्रेष्ठ कबीलों के बारे में चर्चा है। उस 5 कबीला को सम्मिलित रूप से पंचजन्य कहा जाता है। एक बात विशेष याद रखेंगे, भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य, तो यही से निकला है। तो ऋग्वेद में 5 कबीलों का उल्लेख। समाज कबीलाई था, और कबीला को हम जन भी कहते थे। मतलब कबीला को जन कहा जाता था। जन का एक मुखिया होता था, मतलब कबीला का एक मुखिया होता था। मुखिया को राजन कहा जाता था। और आपको बता दें कि राजा का जो पद था आनुवांशिक था। राजा का जो पद था वह क्या था? आनुवांशिक। मतलब राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, जो योग्य हो। लेकिन राजा शासन करते थे, लेकिन राजा के शासन कार्य में सहायता के लिए कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी थे। तो राजा को शासन कार्य में सहायता देने वाले जो पदाधिकारी थे ऋग्वैदिक काल में, वह थे पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी ऐसा पदाधिकारी था जो ऋग्वैदिक काल में राजा को उनके कार्यों में सहायता करता था। और आपको बता दें, पुरोहित का जो पद था यह भी अनुवांशिक पद था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध जो भरत कबीला और 10 राजाओं के बीच हुआ था,
उस भरत कबीला का राजा सुदास थे। भरत कबीला के जो पुरोहित थे वह वासिष्ठ ऋषि थे, मुनि थे। इस युद्ध में सुदास का कबीला भरत कबीला जीत गया, भरत कुल जीत गया, और 10 राजाओं का जो संघ था, जिसका संगठन, जिसका नेतृत्व महर्षि विश्वामित्र कर रहे थे, वह कबीला युद्ध में हार गया। तो उसी भरत कबीला के ही नाम पर, जिसके राजा सुदास थे, जिसके गुरु वशिष्ठ थे, उस भरत कबीला के नाम पर, भरत कुल के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आपको बता दें, पुरोहित सेनानी ग्रामीण सहायता करते थे। यहां पुरोहित का पद भी वंशानुगत था कि पुरोहित के मृत्यु के बाद अगला पुरोहित उस पुरनका पुरोहित का बेटा ही होगा। युद्ध उस समय भी हुआ करते थे। युद्ध के कारण उस समय पशु सबसे प्रमुख धन था। युद्ध का कारण था पशु की चोरी। तो लड़ाकू दल का मतलब सेना का भी एक हेड होता था, जिसे ग्रामीणी कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सेना के या लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। सूत, रथकार और कमादी, ऐसे 11 और पदाधिकारी थे जिनको सम्मिलित रूप से रत्नी कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में राजा को लेकर रत्नी की संख्या कुल 12 थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सूत, कमादी, रथकार और भी सदस्य थे। कुल रत्नियों की संख्या 12 थी। इसमें एक राजा, 11 अन्य। किला का रक्षा जो करता था, किला की जो देख रेख करता था, उसे पूरब कहा जाता था। मतलब राजा के किला की रखवाली करने वाला, देख रेख करने वाला, सुरक्षा करने वाले को पूरब कहा जाता था। गुप्तचर भी था। राजा अपने पदाधिकारियों के एक्टिविटी पर, गतिविधि पर नियंत्रण करने के लिए, देखभाल करने के लिए, जनता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर भी रखे थे। और ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को शपथ कहा जाता था। परिवार के जो मुखिया होते थे, जो हेड होते थे, उसे कुलप कहा जाता था। जो गोचर भूमि मतलब सरकारी भूमि, जो राजकीय भूमि होती थी, राजकीय भूमि के देखरेख करने वाला जो पदाधिकारी था, उसे बाजपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं भी थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल की या आर्यों की जो सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी, उसका नाम था विदथ। विदथ आर्यों की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। इसके अलावा जो 2 अन्य महत्वपूर्ण संस्था थी, उसका नाम था सभा और समिति। ऋग्वेद में विदथ तो सबसे प्राचीन संस्था होगी, इसके अलावा सभा और समिति का भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ये दोनों ही राजनीतिक संस्था थी, लेकिन सभा जो थी श्रेष्ठ या संभ्रांत या वरिष्ठ लोगों का सभा था। इसमें आम जनता को प्रवेश की मंजूरी नहीं थी। और जो समिति थे वह आम जनता की सभा थी। इसमें समाज के, कुल के सभी लोग शामिल हो सकते थे, बैठक में हिस्सा ले सकते थे। इस समिति की जब बैठक होती थी तो जो सबसे वरिष्ठ होते थे उन्हें समिति के बैठक की अध्यक्षता करते थे। तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो कर का निर्धारण करने वाला भी एक पदाधिकारी था, और कर के निर्धारण करने वाले पदाधिकारी को भागदूध कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के ही कर थे। एक का नाम था भाग, दूसरे का नाम था बलि। भाग जो था वह अनिवार्य था, और जो बलि था वह स्वैच्छिक था, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। और उस समय भी कुछ अपराधी होते थे, तो अपराधियों को पकड़ने वाला या पकड़ने का जो काम करता था उसे उग्र कहा जाता था। धन्यवाद।